क्या नाम लिखा है? ये इस स्लाइड में पता नहीं एंड कहां से आ गया। आपको बुक के अंदर बेटा उन्होंने क्या लिखा हुआ है? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, लेकिन इसका अल्टरनेट नाम क्या है बेटा? वाक अलोंग थ्योरी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे सेकंड नेम ऑफ दिस स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इज अ वाक अलोंग थ्योरी। वाक अलोंग थ्योरी जो है बेटा ये उसका सेकंड नेम आ गया इसका स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसको क्लियर करने के लिए थोड़ी सी रिवीजन इसकी चाहिए हमें दोबारा से, तो सिर्फ इसी नजरिए से हम इसको फोकस करने लगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, हमारा ब्रेन मैसेज देगा कि हाथ को ऊपर लिफ्ट करो, तो मैसेज कहां से आएगा? ब्रेन से। अब ब्रेन से जो मैसेज लेके आएगा उस न्यूरॉन का एक नाम होगा, उसका नाम क्या होगा? मोटर न्यूरॉन। क्या नेम होगा बेटा? मोटर न्यूरॉन। अब ये देखिए बेटा, ये है आपका मसल, ये बेटा आ गया आपका मसल। ठीक होगी बात। अब मसल्स के अंदर हमने कहा था कि फेसिकल्स होते हैं, और फिर हमने कहा था कि मसल फाइबर या मसल सेल होती है। बेटा ये जो मोटर न्यूरॉन यहाँ से पैगाम ब्रेन से लेके आएगा, ये मोटर न्यूरॉन असल में मसल फाइबर के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि कुछ मसल फाइबर के साथ, कुछ सेल्स के साथ ये क्या होता है? अटैच होता है। दोबारा से सुनिए, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से पैगाम लेके आएगा, और ये बेटा किसके साथ कनेक्ट होगा? इट विल बी कनेक्टेड विद द मसल फाइबर। तो बेटा ये शब्द पूरे मसल, देखिए आपको शायद ये लगता होगा हमारे ब्रेन से एक मैसेज आता है और पूरे का पूरा हाथ ऊपर चला जाता है। नहीं, हमारे ब्रेन से जो एक मैसेज आएगा ना, वो मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेके आएगा, वो मोटर न्यूरॉन पूरे मसल के साथ कनेक्ट नहीं है, वो फेसिकल के साथ कनेक्ट भी नहीं है, वो किसके साथ कनेक्ट है? अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मसल फाइबर, यानी कि कुछ मसल सेल के साथ क्या है बेटा? वो कनेक्टेड है। जैसे कि अगर मैं सिंपल अपनी आसानी के लिए करूँ, बेटा ये देखिए, ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर, ये देखिए यहाँ पर कुछ मसल फाइबर मैंने बना दिए। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जितने भी मसल फाइबर हैं, ये वाले जितने भी मसल फाइबर हैं, इन तमाम मसल फाइबर के साथ ये सिर्फ एक जो है मोटर न्यूरॉन जो बेटा ये क्या है? कनेक्टेड है। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? अब बेटा जैसे ही पैगाम आएगा, जैसे ही पैगाम आएगा, तो ये एक मसल फाइबर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस मसल फाइबर जो एक हिस्सा होगा, इसको आप नाम देंगे मोटर यूनिट। क्या नाम देंगे? मोटर यूनिट का नाम देंगे। अब जाहिर सी बात है, जो मोटर न्यूरॉन है वो मसल के साथ आके एक जगह पे ज्वाइंट हो रहा है ना, एक जंक्शन बना रहा है, उसको नाम दिया जाएगा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बेटा न्यूरो क्यों कहा? क्योंकि न्यूरॉन है। मस्कुलर कहेंगे, अगली बात क्या है? मस्कुलर, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। आपको मैं एक और चीज बता दूं, चैप्टर नंबर 16 में से एमडी का टॉपिक जो है वो कल को कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर 16 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है आपका एक चैप्टर। अब देखिए न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी में न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो न्यूरॉन है, दूसरा बेटा किसके साथ अटैच है? मसल फाइबर के साथ। हम इसको इस जंक्शन को क्या नाम देंगे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और बेटा ये क्योंकि ये किसी सम के साथ, यानी कि सम मसल फाइबर के साथ कनेक्ट है, तो वो जिस मसल फाइबर के यूनिट के साथ कनेक्ट होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? मोटर यूनिट। क्योंकि वो जो यूनिट होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करेगा। समझ आ गई बात? तो ब्रेन ऊपर बैठा है, यहाँ पर इधर ब्रेन में मैसेज जो है बेटा वो मोटर न्यूरॉन के जरिए से इस तरह से भेजा मसल। इज इट क्लियर? अगर बात समझ में समझ। अब हम बेटा दोबारा से मसल फाइबर को देखते हैं, क्योंकि मसल फाइबर को मैसेज भेजा है, तो मसल फाइबर को जरा बना के एक बार देखिए। देख बेटा, हमने पढ़ा था कि मसल फाइबर की ऊपर वाली जो लेयर होती है बेटा, उसको क्या नाम देते हैं? वेरी गुड, क्या नाम देंगे? सार्कोलीमा। बेटा ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सार्कोलीमा। और ये जो अंदर की तरफ ट्यूब्यूल्स बने थे, इन ट्यूब्यूल्स का नाम क्या है? टी-ट्यूब्यूल्स। टी-ट्यूब्यूल्स में बेटा ये एडजस्टेड किसके साथ होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ एडजस्टेड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी टाइप होती है? स्मूथ के रफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब बेटा जैसे ही ये देखिए यहाँ पर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा आ गया, ऐसे ऐसे समझा, ठीक है। तो जैसे न्यूरॉन पैगाम लेके आएगा, न्यूरॉन होता क्या है?
या नर्व इम्पल्स क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्व इम्पल्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, पढ़ते हैं ना? तो बेटा जितना भी चार्ज होगा न्यूरॉन के ऊपर वो सारा चार्ज कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? सार्कोलीमा के ऊपर। कहाँ पे ट्रांसफर होगा? सार्कोलीमा के ऊपर। सार्कोलीमा जो होता है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सूटेबल मीडियम होता है। तो बेटा यहाँ से आपने कहना है कि अब ये चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा? इनके दरमियान, इन दोनों के दरमियान में तो खाली जगह है ना, तो फिर ट्रांसफर कैसे होगा? बेटा दोनों के दरमियान बेशक खाली जगह है, लेकिन यहाँ से मोटर न्यूरॉन से एक केमिकल निकलेगा, वो केमिकल जाएगा टीडब्ल्यू के अंदर। केमिकल कहाँ में जाएगा? टीडब्ल्यू के अंदर। और टीडब्ल्यू के अंदर जब ये केमिकल जाएगा तो ये यहाँ पे जाकर बेटा उसको ट्रांसफर कर देगा चार्ज। अब ये केमिकल का क्या नाम है? बेटा इस केमिकल का नाम होगा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। बेटा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इस्तेमाल होता है? आपका आंसर होना चाहिए एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। सीक्वेंस समझ में आ रही है चीजें? हम ना नहीं आ रही? कहाँ से नहीं आ रही? ठीक है, इधर देखिए दोबारा से। हमने यहाँ से शुरू किया, हमने कहा हमें हाथ को लिफ्ट करना है, ब्रेन मैसेज भेजेगा, लेकिन एक ही नर्व इम्पल्स जो है वो पूरे के पूरे मसल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकती। वो एक न्यूरॉन जो होगा वो मसल्स के कुछ सेल्स के साथ कनेक्ट होगा और उसको नाम दिया जाएगा मसल फाइबर, क्योंकि वो कुछ मसल फाइबर के साथ कनेक्ट है। उस यूनिट को क्या नाम देंगे? मोटर यूनिट। फिर हमने देखा कि ये पैगाम आएगा कैसे, तो हमने कहा ये हो गया हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ब्रेन से जब पैगाम लेके आएगा तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के दरमियान में है खाली जगह। और नर्व इम्पल्स होती है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, चार्ज जो होते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक पैगाम पहुँचेगा कैसे? ये केमिकल रिलीज करेगा, उन केमिकल का नाम होगा न्यूरोट्रांसमीटर। और ये केमिकल कहाँ पर एंटर हो जाएंगे? टीडब्ल्यू के अंदर। कहाँ एंटर हो जाएंगे? टीडब्ल्यू में एंटर हो जाएंगे। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो बेटा यहाँ पर इस्तेमाल होगा? उसका नाम क्या होगा? एसिटाइल कोलाइन। क्या नाम होगा? अब देखिए, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे चलेंगे। हमने आपको बताया था कि कैल्शियम जो रेसर वायर है वो क्या होता है? कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है मसल के अंदर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टीडब्ल्यूज में भी होता है। मैंने बताया था ना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ और कहाँ पर होता है? टीडब्ल्यू के अंदर में। बढ़िया, समझ आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ बिल्कुल यहाँ पर हम एडजस्टमेंट लगा लेते हैं। हियर इज द प्रेजेंस ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से बना लें। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या रिलीज करना शुरू कर देगा? कैल्शियम। क्या शुरू कर देगा? कैल्शियम। अब जल्दी से थिन फिलामेंट जरा याद करो, थिन फिलामेंट की कॉन्फ़िगरेशन याद करिए बेटा। एक और कलर के अंदर पॉइंटर देना जल्दी से। मैंने कहा था कि थिन फिलामेंट के अंदर एक होती है बेटा एक्टिन। क्या होती है? एक्टिन। एक्टिन अगर सिंगल मॉलिक्यूल होगा तो क्या नाम देंगे? जी एक्टिन। और जब वो एक चेन बनाएगा तो क्या बन जाएगा? एफ एक्टिन। क्या बन जाएगा? एफ एक्टिन। दूसरी बात, ये मैंने कहा था कि एक्टिन की कितनी चेन्स होती हैं? हाउ मेनी चेन्स ऑफ एक्टिन आर प्रेजेंट? 2 चेन्स। अब ये दोनों जो एक्टिन की चेन थी बेटा, इन दोनों चेन को कवर किसने कर रखा था? ट्रोपोमायोसिन। बेटा इन दोनों को कौन कवर करेगा? अब देखिए इन दोनों को, ये देखिए यहाँ से ये ग्लू से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से, उसके बाद यहाँ से इस तरह से कवर किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसके ऊपर एक और चीज भी है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में 3 थे, ट्रोपोनिन सी, उसके बाद ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। ऐसे थे ना 3, 1 2 एंड 3। बेटा ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ है, ये कैल्शियम जाएगा और ये जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा? ट्रोपोनिन सी के साथ। अब जैसे ये ट्रोपोनिन सी के साथ कनेक्ट होगा तो इधर देखें, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ठीक है। अब जैसे कैल्शियम यहाँ पर अटैच हुआ, ये क्या करेगा? ये ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन टी आई को ट्विस्ट करेगा। क्या करेगा? ट्विस्ट करेगा। जब बेटा ये ट्विस्ट करेगा उसके नतीजे में जो ये क्या था? ट्रोपोमायोसिन, जिसने कवर किसको किया था? एक्टिन को। जिसने कवर किसको किया था? एक्टिन को। बेटा अभी तो ये कवर है, जब ये उसको ट्विस्ट करेगा तो एक्टिन जो होगा बेटा वो बाहर की तरफ आ जाएगा। एक्टिन यहाँ से एक्सपोज हो जाएगा। एक्टिन क्या हो जाएगा? एक्सपोज। पहले एक्टिन क्या था? कवर। अब एक्टिन क्या हो गया? एक्सपोज हो गया। तो आपको थिन फिलामेंट में पता चलेगा थिन फिलामेंट में क्या होगा?
दोबारा से एक बार आप लोग पूछते हैं कि सर आप क्यों वो बनाते हैं, रीजन है बेटा। अब मैं आपको क्यों कहता हूँ आप नोट मत करिए, उसका भी एक लॉजिक है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे नोट करोगे ना, आपको अभी अच्छे से समझ आ रहा है, लिख रहे हो, लेकिन जब आप इसको दोबारा से रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो फिर समझ नहीं लगेगा। लेकिन वो जो नोट्स लिखे गए हैं उसके अंदर मैंने इस तरह से लिखे कि अगर आप उसको दोबारा से भी रिकॉल करेंगे ना, सो विदाउट मी आप उसको इजीली समझ सकेंगे कि वो क्या कहा जा रहा है। ये बुनियादी फर्क है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इसको मत करो नोट, आप समझो यहाँ पे सिर्फ 100% फिर वहाँ से कर लेना, वहाँ पे हर चीज़ है इस तरह से समझते हैं। दोबारा से सुनिए, मैसेज आया ब्रेन से मोटर न्यूरॉन के जरिए से, उसने एक जंक्शन के जरिए से कनेक्ट हुआ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिर वहाँ पर वो कुछ मसल फाइबर के साथ कनेक्ट है जिसको नाम दे दिया मोटर यूनिट का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अगर इसको बड़ा करके देखें मसल फाइबर के साथ, एक मसल फाइबर या मसल सेल आ गया, इसको देखें तो बेटा न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा एंडिंग पार्ट और ये वाला जो नीचे वाला मसल फाइबर है, इसके दरमियान में एक खाली जगह है। और अब यहाँ से यहाँ तक पैगाम पहुँचाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर का। और जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर इस्तेमाल होता है उसको क्या नाम दिया जाएगा? एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन यहाँ पर रिलीज होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा? टी ट्यूब्यूल्स में। और टी ट्यूब्यूल्स में जब जाएगा तो बेटा यहाँ पर क्या मिलता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ये क्या रिलीज करना शुरू कर देगा? कैल्शियम रिलीज करेगा। जब ये कैल्शियम रिलीज करेगा, अब ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ पर है असल में? याद करिए जरा, मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि मसल सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है? मायो। और मायो फैब्रिक में आपने पढ़ा था ना कि ये ऊपर की तरफ थिन फिलामेंट, बीच में कौन सा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट। याद आ रही है चीज़ें? अब ये जो कैल्शियम है ना बेटा, ये असल में यहाँ पे जाकर अटैच हुआ है, तो मैंने उसको बड़ा करके दिखा दिया ट्रोपोनिन सी के साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ था? जैसे ही वो ट्रोपोनिन सी के साथ कनेक्ट हुआ, उसने उसको क्या कर दिया? घुमाया। जैसे घुमाया तो ये ट्रोपोनिन, ये वाली जो चेन थी ये पहले यहाँ पे थी, ऐसे थी, इसने अब ये देखो, ये ट्रोपोनिन सी ये नीचे आ गया ट्रोपोमायोसिन, ये आ गया ट्रोपो, ये आ गया एक्टिन, ये आ गया एक्टिन। एक्टिन को कवर किया हुआ है ना, तो बेटा जैसे ही इसको घुमाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये नीचे की तरफ जो कवर था ना, ये कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। सही होगी बात? तो बेसिकली ये ऐसे ट्विस्टेड थी ना, अब ये ऐसे अनट्विस्ट हो गई, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? एक्सपोज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं थिक फिलामेंट के बारे में। थिक फिलामेंट में आपको क्या बताया गया था? थिक फिलामेंट में एक तो बेटा उसकी क्या होती है? टेल, और दूसरी उसकी क्या होती है? हेड। इस तरह से कुछ याद आ रहे हैं? अब ये जो हेड होगा ना, ये हेड असल में किसके साथ अटैच हो सकता है? एक्टिन के साथ। ये एमसीक्यूज है। थिक फिलामेंट, सुनिए गौर से, ये है थिक फिलामेंट और ये है थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट का जो हेड है उसकी जो अटैचमेंट साइट है वो थिन फिलामेंट के किस हिस्से पर होती है? एक्टिन के। कहाँ पर होती है? याद रखें, क्योंकि थिन फिलामेंट में और भी तो चीजें हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ठीक है, तो बेटा कैल्शियम तो अटैच हो गया यहाँ पर, कैल्शियम ने उसको घुमा भी दिया। जब घुमाया तो ये वाली साइड यहाँ से हो गई क्या? एक्सपोज। क्या हो गई? एक्सपोज। अब ये जो हेड होगा बेटा, ये हेड ने कहाँ पे जाके बाइंड करना है? हेड जाके बाइंड करेंगे एक्टिन के साथ। यहाँ पर करेंगे एक्टिन के साथ, तो बेटा जो हेड होगा वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। क्या तक बात समझ आई? अब इसी चीज़ को हम जरा बड़ा करके बना कर देखते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए बेटा, पहले ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम के साथ ये कौन से बेटा फिलामेंट्स बताए थे मैंने आपको? ये मैंने कहा था थिन फिलामेंट, और बीच में मैंने कल बनाए थे डकेल के डायग्राम के अंदर दिस फिलामेंट इज नोन एज थिक फिलामेंट। और थिक फिलामेंट में यहाँ पर मैंने क्या बना लिया था? ये क्या बने हुए हैं? हेड्स। ये क्या बने हुए हैं? हेड। अब जूम जरा देख लेते हैं दोबारा से। बेटा ये लाइन कौन सी थी? ये लाइन कौन सी है? सी लाइन। ये वाली लाइन कौन सी है? सी लाइन। और ये वाला बैंड कौन सा है? ए बैंड। ये कौन सा है? ए बैंड। ए बैंड के दरमियान में ये वाला जो जोन था एच जोन। एच जोन के दरमियान में कौन काटेगा? एम लाइन। ठीक है, ये आ गया एच जोन, ये आ गई एम लाइन। और ये वाला जो बैंड था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा था? आई बैंड। कौन सा बैंड है? देखिए आई बैंड, ए बैंड, एच जोन और एम लाइन। एच जोन और एम लाइन। इज इट क्लियर?
अब बेटा ये पता चल गया, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम जाकर अटैच हुआ ट्रोपोनिन सी के साथ, देन एक्टिन एक्सपोज हो चुका है, राइट। जैसे ही एक्टिन एक्सपोज होगा, एक्टिन के साथ जो चीज़ जाके बाइंड करेगी वो होगा थिक फिलामेंट के हेड। तो थिक फिलामेंट के हेड बेटा कहाँ पर जाकर अटैच हो गए, ये देखिए किसके साथ अटैच हो गए, एक्टिन के साथ। तो ये थिक फिलामेंट के किसके साथ अटैच हो गए, एक्टिन के साथ। अभी देखिए जरा, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, तो ऐसे अटैच हो गए। जब ये उसके साथ अटैच होंगे उसको किस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ। क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब यही डायग्राम अगर बाद में देखें बेटा, अभी तो मसल रिलैक्स है ना, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा अब उसकी बात शुरू हो रही है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे शुरू होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये वाले क्लोज खींचा जाएगा ना, ऐसे खींचा चला जाएगा। तो इसके नतीजे में नीचे वाले डायग्राम आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ, ये वाला ऐसे बेटा, ये ऐसे आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलेगा, और ये यहाँ पर अटैच हो, ये देखिए, यही आपकी वर्कआउट थ्योरी है, यहीं से पॉइंट निकालने हैं। अगर ये चीज समझ आई है, पॉइंट निकालना बहुत आसान है। ये पता चला नहीं ये कैसे हुआ है, नहीं पता चला, पता चल गया ना। अब जरा देखिए, जब बेटा पहला पॉइंट वाक अलोंग ए स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का पहला पॉइंट, कौन सा फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, क्या थिक थिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है या थिन थिक पे स्लाइड कर रहा है, थिन थिक पे क्या कर रहा है, स्लाइड। इधर देखिए, थिक फिलामेंट तो वहां का वहीं पे है, तो स्लाइड कौन करके कौन आगे आया, थिन फिलामेंट, स्लाइड करके कौन आगे आया, थिन फिलामेंट। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखूं बेटा मैं, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। पहला पॉइंट, थिन फिलामेंट ने स्लाइड किया है थिक फिलामेंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, जब ये स्लाइड करके गए, यहाँ पे देखिए आई बैंड बड़ा है, यहाँ भी आई बैंड है बड़ा, लेकिन यहाँ पर आई बैंड क्या हो गया, तो मैं यहाँ पर अगला पॉइंट क्या लिखूंगा, आई बैंड शॉर्टन्स, आई बैंड शॉर्टन्स, आई बैंड क्या हो गया, छोटा। अब आई बैंड छोटा हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर एच जोन था, देखिए तो मैंने फासला था ना एच जोन, यहाँ पर एच जोन है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एच जोन disappears, एच जोन disappears। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सुनिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी लाइन एक दूसरे से फासले बढ़ती है, यहाँ पर जी लाइन एक दूसरे के क्या आगे क्लोज, तो मैं क्या पॉइंट लिखूंगा, जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर। अब यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस कहाँ पर है, देखिए बेटा, अगर आपसे यह पूछा जाए क्या थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लेंथ पे असर पड़ा है, क्या थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लेंथ पे असर पड़ा है, नहीं पड़ा। सुने गौर से सुने, असर नहीं पड़ा। देखिए थिक फिलामेंट उतना ही है, थिक फिलामेंट भी उतना ही है, फर्क सिर्फ इतना सा पड़ा है कि थिन फिलामेंट स्लाइड करके इधर आ गया, उसकी लेंथ को फर्क पड़ा कोई नहीं पड़ा। यहाँ पे गलती होती है, बच्चे से पूछा जाता है कि क्या थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लेंथ पे असर पड़ा है, बच्चे को लगता है कि छोटा हो गया, इसकी लेंथ के ऊपर असर पड़ा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट डज नॉट चेंज, ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अगला पॉइंट समझिए, अगर थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट की लेंथ में चेंज नहीं आया तो फिर बेटा ये किस चीज में चेंज आया है, वेरी गुड, किस में चेंज आया, सार्कोमेर में। मैंने सार्कोमेर के बारे में क्या बताया था, एरिया बिटवीन टू जी लाइन, तो जी लाइन क्लोज आ गई तो सार्कोमेर क्या हो गया, छोटा, समझ आ गई। तो छोटा पॉइंट क्या आएगा, सार्कोमेर डिक्रीज इन लेंथ। Is it clear? All points are clear to everyone? Yes sir. Good one. अब बेटा यहाँ पर एक और मिस्टेक होती है, वो भी सुनिए। अब वो क्या है,
वो ये है कि बेटा एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि विच चेंजेस टेक्स प्लेस, कौन कौन सी चेंजेस जो है वो होती हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। आपने क्या कहना है, ये जो चेंजेस है बेटा ये किस लेवल पे हो रही है, सार्कोमेयर के लेवल के ऊपर। बेटा कुछ चेंजेस सार्कोमेयर के लेवल के बियॉन्ड भी होती हैं, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सार्कोमेयर जब साइज में छोटा होगा तो मायोफिलामेंट साइज में छोटे होंगे, ऑब्वियस की बात है यार। मायोफिलामेंट को तो सार्कोमेयर कहा था हमने। तो जब सार्कोमेयर देखे ना, ये देखिए ये सार्कोमेयर है, ये सार्कोमेयर छोटा हो गया तो ये सार्कोमेयर है, मायोफिलामेंट इतना है, मायोफिलामेंट इतना है। तो सार्कोमेयर जब छोटा हुआ तो मायोफिलामेंट भी क्या होगा, छोटा। जब मायोफिलामेंट छोटे होंगे तो मायोफाइब्रिल्स भी क्या हो जाएंगे, छोटे। मायोफाइब्रिल क्या होंगे, छोटे। मायोफाइब्रिल छोटा होगा तो ये मसल फाइबर भी क्या हो जाएगा, छोटा। मसल फाइबर छोटा होगा तो फेसिकल भी क्या हो जाएगा, छोटा। फेसिकल छोटा होगा तो स्केलेटल मसल भी क्या हो जाएगा, छोटा। जब हम इस तरह से करते हैं तो आपका जो मसल होता है वो लेंथ में शॉर्ट हो जाता है, विड्थ में इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपको एक डायग्राम दी जाती है, आपको कहा जाता है कि बताइए ये जो साइन है ये किस चीज का है, मसल कॉन्ट्रैक्टिव स्टेट में है कि रिलैक्स स्टेट के अंदर है। देखें एक ये डायग्राम है, एक ये ऊपर वाला डायग्राम है, तो ये वाली किस स्टेट को जाहिर कर रही है, कॉन्ट्रैक्टेड के रिलैक्स। आपने कहना ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, क्यों, क्योंकि मसल की लेंथ कम है लेकिन विड्थ ज्यादा है। यहाँ पर मसल की लेंथ ज्यादा है, विड्थ क्या है, कम है। समझ आ गई बात। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्टेड और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो बेटा ये वो तमाम चेंजेस हैं जो सार्कोमेयर के लेवल पे हमने ऑब्जर्व की है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए ड्यूरिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में कौन सी वो चेंजेस हैं जो बियॉन्ड सार्कोमेयर होती हैं। दोबारा से लफ्ज़ गौर से सुनिए, बियॉन्ड सार्कोमेयर लेवल, बियॉन्ड सार्कोमेयर लेवल यानी सार्कोमेयर लेवल से आगे। आपने क्या कहना है, सबसे पहली चेंज सार्कोमेयर साइज में क्या होगा, छोटा, तो मायोफैब्रिल छोटे, मायोफैब्रिल मायोफिलामेंट छोटे, मसल फाइबर फेसिकल स्मॉल, लेंथ डिक्रीज, छोटे नहीं बोल रहे, लेंथ डिक्रीजेस, एंड फाइनली वी विल से दैट द स्केलेटल मसल, the length of the skeletal muscle decrease and width of the muscle is increase। तो बेटा ये जो इतना सा काम है ना, थोड़ा सा ये ऐसे होता है, समझ आ गया, कितने मजे से हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना। तो ये इतने से काम के लिए सारी चीजें होती हैं। और ये बेटा आप देखिए, आपको जो डार्क और व्हाइट बैंड देखने को मिलते हैं वो मैंने कल ही बताया था कि ए बैंड और आई बैंड के बारे। अब देखिए गौर से, एक मोटर न्यूरॉन एक मोटर यूनिट के साथ है, तो इसी तरह से बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, तो एक मसल को मैसेज देने के लिए बहुत सारे मोटर न्यूरॉन आएंगे और मोटर न्यूरॉन आकर इसी तरह से मसल फाइबर के साथ कनेक्ट होंगे और वो एक ही बार में मैसेज देंगे और फिर ये एक ही बार में ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो बेटा अभी तक हमने ऐसे पढ़ा है, अब हमने कैसे पढ़ना है, ऐसे समझ आ गया। तो अभी हमने ये पढ़ा है, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको? मुर्दा मर जाता है, उसको फटाफट उसको टांगे टूंगे सीधी कर दो। मुर्दा कैसे मरता है? जब कोई मर जाता है तो मुर्दा ही बन जाता है ना, सही है। तो हम कहते हैं कि उसकी टांगे सीधी करते हैं, ये ना हो कि वो नारा लगाता हो जीवे बेनजीर और वो वहीं पे मर जाए। बेनजीर को नहीं, इमरान खान कर देते हैं। अच्छा इमरान है, फैन तो नहीं बैठे यहाँ पे, और ये एक और बैठी हुई थी कल, वो क्या नाम था उसका यार, हाँ वो फैन थी ना उसकी, कल मुझे कुछ कह रहा था। अच्छा क्या, तो ये देखिए अब रात को मान लीजिए कि वो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको आदत होती है रात को सोते वक्त टांगों पे ऐसे लपेट के आपस में नहीं है ना, कोई टांगों के एक दूसरे के ऊपर लपेट लो, मुड़ के ऐसे छोटा सा होकर लेट जाता है, सही है। मान लीजिए किसी को आदत थी ऐसे सोने की, अभी वो ऐसे करके सो गया, डेथ हो गई, तो सुबह को देखा वो अकड़ी बड़ी बाड़ी है, टांगों से टांगे कौन निकाले उसकी, वो तो बीच में रह जाएंगे। तो बेटा पता क्या होता है, टूट जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं। अब आपको करना क्या है इस चीज को, देखिए अब ये ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ वो ब्रिज की वजह से, वो क्रॉस ब्रिज बनेगा ना थिक फिलामेंट का, कौन सा हेड, थिक फिलामेंट का मायोसिन हेड, थिन फिलामेंट के किस चीज के साथ अटैच होगा, एक्टिन के साथ, किसके साथ, एक्टिन के साथ।
तो बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि जब वो इंसान मरा है या मर चुका है उसके बाद ही फौरी तौर पर उसको सीधा कर दिया जाए, क्योंकि मरने के बाद बॉडी के अंदर एटीपी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और एटीपी के लेवल के डिक्रीज होने की वजह से बेटा उसके जो मसल्स होंगे वो दोबारा सीधे नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ पर एक बार क्रॉस ब्रिज बन गया वहाँ पे क्रॉस ब्रिज फिर बना रह जाएगा। समझ आ गया? इसलिए बॉडी जब नरम है, गरम है, फ्रेश तो फिर आप उसको सीधा करते हैं, वरना बाद में दिक्कत आ जाएगी। समझ आ गया? तो हम तो बोल रहे थे वो बच्चों को रिकॉर्ड करना था लेक्चर, हम उनको कह रहे हैं कि पंखा सस्ता कर दो यार स्लो करने की जगह सस्ता कर दो इसको। चलो देखो इधर, अब बेटा पहला एमसीक्यू क्या बनेगा यहाँ से? पहला एमसीक्यू ये बनेगा कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस वक्त एक आयन का रोल था, और उस आयन का नाम क्या था? कैल्शियम। अगर वो कैल्शियम नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आपने देखा ना सम टाइम मसल्स ट्विचिंग हो जाती है, पट्टे खींचे चले जाते हैं, कारण क्या है? कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए कहते हैं कैल्शियम पुड़ियाँ पियो, है ना, वो ओआरएस पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो बेटा वो क्यों पी जाती है? ताकि मसल्स बढ़िया तरीके से काम करें। हम जब पेपर देने के लिए जाते थे ना तो हम दो काम करते थे। पहली बात, खा के कुछ नहीं जाते थे, ओआरएस वगैरह पीते थे या दूध वगैरह। उसका एक कारण रहता था। देखिए जब आपको एक पेपर लिखना है ना 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का, तो बहुत जरूरी है कि आपके मसल्स जो है हाथ के वो थकने नहीं चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि कैल्शियम बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी था कि कैल्शियम लेके जा, तो इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? वैसे एक चीज़ मैंने देखी, पता नहीं आपको घर में होती है नहीं, जैसे ही पेपर आते हैं ना तो मेरी माता जी बड़ी फिक्र करती है पता है सबके साथ बहुत ज़्यादा ना, बिटिया आ जा, ये इसके साथ खा, ये खा, वो खा है। जैसे पेपर खत्म हो गए 1-2 दिन में इज्जत कमाल हो जाती है सर, खत्म कर देते हैं। हाँ, शुरू हो जाती है। अच्छा, तो एक चीज समझ में आई कि कैल्शियम का रोल, लेकिन अगर मसल्स को रिलैक्स करना है तो मसल्स को रिलैक्स करने में जो मेन रोल होगा बेटा वो किस चीज का रहेगा? एटीपी। किसका रोल रहेगा? एटीपी का रोल रहेगा। अब देखिए जरा दोबारा से ये आ गया बेटा हमारे पास, दिस वन इज ये आ गया हमारे पास थिन, ठीक है, थिन फिलामेंट। अब इस थिन फिलामेंट के साथ किसने जाके क्रॉस ब्रिज बनाया था? किस फिलामेंट ने बेटा? थिन फिलामेंट है। किसने बनाया? थिन फिलामेंट है। मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, दिस वन इज अ थिन फिलामेंट एंड दिस वन इज अ थिक फिलामेंट। समझ आ गई बात? अब बेटा ये थिक फिलामेंट जो होता है ना, इसके साथ कनेक्ट होती हैं दो चीजें। एक होती है इसके साथ कनेक्ट एडीपी, क्या चीज? और एडीपी और साथ में फास्फेट, एडीपी और फास्फेट। यानी कि आपने कहना है कि थिक फिलामेंट के साथ जो एटीपी होती है बेटा वो हाइड्रोलाइज्ड होता है। एटीपी का मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोलाइज्ड। एटीपी का मॉलिक्यूल किस स्टेट में रहता है? हाइड्रोलाइज्ड स्टेट के अंदर बेटा एटीपी का मॉलिक्यूल होता है। अब सारी चीजें हो गई, क्रॉस ब्रिज बन गए, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। अब मैंने उसको क्या करना है? अब मैंने क्या करना है? रिलैक्स। रिलैक्सिंग के दौरान क्या होगा? रिलैक्सिंग के दौरान एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, एक एटीपी का मॉलिक्यूल बेटा सही है, क्योंकि एनए का बड़ा फायदा होता है। एनए के फायदे हमें पहली बार पता चले थे लाहौर जाके लाहौर जाके। और वो तो ये वाले फायदे देखे ना जो ये इसने पहनी हुई है, जो तुम पहनती हो, वो तो इसके तो फायदे हैं, बड़ा लिखा बंदा लगता है, लेकिन इस एनए के उससे भी ज्यादा फायदे हैं। देखो जब आप दूर बैठे हो ना तो फिर वो जरूरी होती है, तुम ओरियम से हो क्या यू बैठ ना हो, लेकिन जब आप करीब बैठे हैं ना तो इट इज वेरी कंपल्सरी कि ब्लैक ग्लासेस होने चाहिए, ताकि आप इधर चेहरा रख के भी पता ना चले किसको किधर देख रहे हैं। समझ आ गया? तो बॉयज होते हैं ना वो देखो, हाँ बॉयज होते हैं ना वो देवता लोग होते हैं, बिल्कुल। हाँ हमारे लिए तो यही है ना, आई मीन बड़े शरीफ होते हैं। देखो अब सिंपल सी बात है, अभी लड़की जो है वो पूरा गोंड शॉर्ट पहन के आएगी तो किसी लड़के पहने लगाने की जरूरत है नहीं है ना, तो बिल्कुल गोंड शॉर्ट पहने हुए ऐसे हमें भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम पहने हुए हैं क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। चलो बेटा अब इधर देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कहता था कि देखो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। अब दोबारा से देखें, कैल्शियम जो था वो अटैच हुआ था ट्रोपोनिन के साथ, और उसके बाद क्या हुआ था, मायोसिन जाकर अटैच हो गया था एक्टिन के साथ। मायोसिन किसके साथ अटैच हो गया? एक्टिन के साथ। और कौन सा ब्रिज बन गया था? क्रॉस ब्रिज। कौन सा ब्रिज बन गया? क्रॉस ब्रिज बन गया।
इसके बाद बेटा क्या होगा, ये जो एडीपी और फास्फेट होगा ये बेटा यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे, इनके अलग होने के बाद, इनके अलग होने के बाद ये देखिए ये आ गया थिन और ये आ गया थिक फिलामेंट। इस थिक फिलामेंट के साथ बेटा जिस चीज ने आकर दोबारा से अटैच होना है वो है एटीपी। मास्क पहन लिया उसने। अब इधर देखिए एडीपी और फास्फेट बेटा जब यहाँ पर अलग हो जाएंगे तो इसके अलग होने के बाद जो यहाँ पर जो चीज अटैच हो जाएगी उसका नाम क्या होगा, एटीपी। इज इट क्लियर? अब जैसे बेटा ये एटीपी इसके साथ अटैच होगी, ये एटीपी इसको प्रोवाइड करेगी एनर्जी। क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी। यानी कि इसके बाद एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगी। एटीपी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइज। जो पहले हो चुका था वो तो अलग हो गया, नया एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा, हाइड्रोलाइज होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ए बी पी और साथ में फास्फेट के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज। जब बेटा ये चेंज हो जाएगा तो इनके दरमियान जो क्रॉस ब्रिज होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे क्रॉस ब्रिज टूटेंगे, क्रॉस ब्रिज के टूटने की वजह से, क्रॉस ब्रिज के टूटने की वजह से जो आपका हाथ होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। समझ आ गई बात? दोबारा से सुन लीजिए, हमने यहाँ पे क्या बात की। हमने कहा कि एडीपी और फास्फेट जो है वो अलग हो गए। एडीपी और फास्फेट क्या हो गए, अलग। पीछे क्या बचा हमारे पास, एटीपी का एक और मॉलिक्यूल आकर अटैच हो गया। अब ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच हुआ था, जब ये एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी देगा एटीपी, एटीपी में चेंज होगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। तो क्या बन गया, एडीपी और साथ में फास्फेट, साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ब्रिज टूट जाएगा और हाथ क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। और जो ये वाली चीजें आपने लिखी थी इसके टोटल ऑपोजिट चले जाएंगे। समझ आ गया ना? तो यहाँ तक आ गया। अब अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि बेटा ये जो फास्फेट है, ये फास्फेट आता कहाँ से है, फास्फेट कहाँ से आता है? तो बेटा पॉइंट नंबर 1, फास्फेट कहाँ से आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 सुनिए, ये फास्फेट कहाँ से आता है? बेटा ये फास्फेट आएगा, आप लोगों को सब जानते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए। कहाँ से आएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से आएगा, पहला इसका सोर्स। दूसरा सोर्स होगा मसल्स कैराटिन। बेटा ये आपके लिए नई चीजें आप पढ़ेंगे। मसल्स कैराटिन, व्हाट इज मसल कैराटिन? मसल कैराटिन जो होती है ना बेटा, ये एक फास्फोराइलेटेड प्रोटीन है। व्हाट इज इट? इट इज अ फास्फोराइलेटेड प्रोटीन। व्हाट इज इट? इज अ फास्फोराइलेटेड प्रोटीन। अब ये जो फास्फोराइलेटेड प्रोटीन है जिसको मसल कैराटिन का मैंने नाम दिया है, बेटा ये पता क्या करेगा, ये अटैच होगा डायरेक्टली तौर पर एडीपी के साथ। ये डायरेक्टली तौर पर किसके साथ अटैच होगा, एडीपी के साथ, डायरेक्टली अटैच एडीपी। बेटा इसका पूरा नाम पता क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है कैराटिन फास्फेट। क्या नाम होता है, कैराटिन फास्फेट। तो बेटा ये डायरेक्टली तौर पर जाकर अटैच किसके साथ होगा, एडीपी के साथ। एडीपी को अपना क्या देगा, फास्फेट। जब ये एडीपी को अपना फास्फेट देगा तो बेटा किसमें चेंज हो जाएगा, एटीपी। किसमें चेंज हो जाएगा, एटीपी के अंदर। किसके अंदर चेंज हो गया, एटीपी के अंदर। पीछे बेटा क्या बच जाएगी, कैराटिन। पीछे क्या बच जाएगी, कैराटिन। तो बेटा दूसरा एटीपी का सोर्स क्या आ गया, कैराटिन फास्फेट, जो कि मसल प्रोटीन है। एटीपी का पहला सोर्स क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा सोर्स क्या बोला, मसल कैराटिन फास्फेट। अब तीसरा जो सोर्स होता है बेटा वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सम टाइम क्या होता है कि बेटा जब हम लोग ज्यादा हार्ड काम करते रहते हैं उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की कमी के कारण देखिए जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा जो ग्लूकोज होगा उसको मजबूरी में तोड़ना पड़ेगा। मजबूरी में तोड़ेंगे, दो तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन पड़ी होगी आप लोगों ने। नंबर 1 लैक्टिक एसिड, नंबर 2 अल्कोहल। हमारी बॉडी में कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो तीसरा स्टेप होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए से बेटा यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से तीसरा सोर्स होगा वो एटीपी का, ये रहने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, समटाइम हम इतना काम करते हैं कि मसल उसके बाद हमारे बंद नहीं होते ना खुलते हैं, है ना, थक जाते हैं। एक बॉडी बिल्डर जो होता है वो खास हद तक वेट उठा सकता है, उसके बाद वो वर्कआउट नहीं कर सकता। उसका कारण समझिए, देखिए जब ऑक्सीजन की कमी होगी, एटीपी ज्यादा चाहिए होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ कौन सी चीज स्टार्ट हो जाएगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता होता है साहब के बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जो होगा ना बेटा, ये लैक्टिक एसिड, दिस लैक्टिक एसिड विल चेंज, दिस लैक्टिक एसिड विल चेंज pH of myocyte are muscle fiber। तो बेटा मसल फाइबर, मसल सेल या जिसका दूसरा नाम है मायोसाइट, ये उसकी पीएच को क्या कर देगा, चेंज। जब बेटा ये उसकी पीएच को चेंज कर देगा, पीएच के चेंज होने के बाद ये जो क्रॉस ब्रिजेस होंगे बेटा ये नहीं बनेंगे। समझ आई बात? जल्दी से याद करिए, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शन के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उस लफ्ज़ का नाम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। क्या नेम होता है? मेटाबॉलिज्म। अब बेटा मेटाबॉलिज्म को करवाने के लिए किस चीज़ की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है? एंजाइम। किसकी अशद ज़रूरत है? एंजाइम। किसकी ज़रूरत है? एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो पीएच को लेकर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि नहीं? होते हैं। अब एंजाइम्स जो है पीएच को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब पीएच चेंज कर दी इसने, देखो लैक्टिक एसिड ने जब पीएच चेंज कर दी, क्या एंजाइम्स काम करेंगे? नहीं करेंगे। जब एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। जब केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो बेटा ये वाला मैकेनिज्म ही होगा अटैचमेंट का, नहीं होगा। जी जी सर, टाइम हो गया 8:30। ठीक है, बस आ रही है 2 मिनट। तो बेटा इधर देखिए, पीएच, एंजाइम्स, केमिकल रिएक्शन के कारण जब केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे तो थिन फिलामेंट के साथ अटैच नहीं होगा। जब थिन फिलामेंट के साथ अटैच नहीं होगा, जाहिर सी बात है उसके बाद आप ये काम नहीं कर पाएंगे। फिर बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि जो लैक्टिक एसिड यहाँ पर बना है, आखिरी बात आज की, लैक्टिक एसिड जो यहाँ पर बना है, ये लैक्टिक एसिड का एंड क्या होता है हमारी बॉडी में? जब आप थक जाएंगे उसके बाद आपके पास एक ही हल है कि आप क्या करें? आराम करें। जब आप रेस्ट करेंगे ना, तो ये जो लैक्टिक एसिड जो बॉडी के अंदर बना है ना, इस लैक्टिक एसिड को भेजा जाएगा ब्लड में। कहाँ पर भेजा जाएगा? ब्लड में। ब्लड इस लैक्टिक एसिड को लेके जाएगा लीवर में। कहाँ पर लेके जाएगा? लीवर में। जितना भी लैक्टिक एसिड होगा उस लैक्टिक एसिड का 1/5 पोर्शन जो है, 1/5 पोर्शन, याद रखिए लैक्टिक एसिड जितना भी है, मान लीजिए लैक्टिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल? 1। अगर 10 मॉलिक्यूल होंगे तो कितने होंगे? 2, है ना? 15 होंगे तो 3, 20 होंगे तो 4। तो इसका मतलब कि उन्होंने एक रेशियो लिख के दिया है हमें, ठीक है? तो ये याद रखिए ये एक रेशियो लिख के दिया है। तो जितना भी लैक्टिक एसिड है बेटा, उस लैक्टिक एसिड का 5वां हिस्सा, यानी कि कितना 5वां हिस्सा कितने % बनता है? 20%। अगली बात खुद निकाल लेनी है आपने, समझ आ गई ना? तो बेटा लैक्टिक एसिड, सुनिए, जितना भी लैक्टिक एसिड बना उसका 1/5 पोर्शन जो होगा बेटा, उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा दोबारा से एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करके उसमें से बेटा क्या हासिल की जाएगी? एनर्जी। क्या हासिल की जाएगी? एनर्जी। पीछे बेटा जो बचेगा लैक्टिक एसिड 4/5, पीछे कितना बचा? 4/5। ये लैक्टिक एसिड जो होगा ना, इसको दोबारा से चेंज कर दिया जाएगा ग्लूकोज में, और लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और बेटा ये वही एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी जो 1/5 से हमने हासिल की। समझ आ गई बात? तो लैक्टिक एसिड जितना भी बना था उसका बेटा 20% हिस्सा हमने दोबारा से इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल की, और 80% लैक्टिक एसिड को दोबारा से किसमें चेंज कर दिया? ग्लूकोज में चेंज कर दिया। तो बेटा उन्होंने परसेंटेज नहीं लिखा, लेकिन हमने आपको उसका रेशियो से निकाल के दे दी। 1/5 का यही मतलब है, ठीक है? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? इज इट क्लियर? तो बेटा ये आपका जो कंप्लीट है वो यहाँ पर होता है। इससे आगे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो बाद में कवर कर लें।